क्या दोस्तों आपको पता है हाल ही में साद अल हरीरी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? वेगा नामक कंपनी ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? और सोलोमन द्वीप में हमारे भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऐसे ही 15 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का यानी कि 25 अक्टूबर का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। यह वीडियो लास्ट तक देखे। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और यदि 1 साल तक के लिए हमारी इस चैनल को आपने फॉलो कर लिया तो आपका जो सोचने का तरीका है वो बिल्कुल ही बदल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। 24 अक्टूबर को किस अर्धसैनिक बल ने अपना 59वां स्थापना दिवस मनाया? 24 अक्टूबर को यानी कि कल ही हमारे भारत के अर्धसैनिक बल जिसका नाम है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स आईटीबीपी ने अपना 59वां स्थापना दिवस मनाया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है आईटीबीपी। तो देखो 24 अक्टूबर 1962 को आईटीबीपी का गठन भारत चीन सीमा संघर्ष के दौरान किया गया था। और आईटीबीपी मूलतः भारत चीन सीमा सुरक्षा के लिए तैनात है। और हमारे जो सुरक्षा कर्मी है वो यहाँ दोस्तों 0° तापमान से लेकर -45 डिग्री तापमान में भी हमारे भारत देश की रखवाली करते हैं। तो ऐसे जाबाज नौजवानों को हम सैल्यूट करते हैं। और इस अर्धसैनिक बल के सैनिकों को हिमवीर के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है वो मैंने आपको रीजन बता दिया। हिमवीर भी इस सैनिकों को कहा जाता है। और हाल ही में एक आईटीबीपी के एक अफसर सैनिक ने एक गीत भी गाया है। और वो गीत कौन सा है? तो देखो, हिमाद्री तुंग श्रृंग से गीत किसने गाया है? भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी के जवान अर्जुन खेरियल ने यह गीत गाया है। बहुत ही खूबसूरत है और यूट्यूब पर मैंने भी सुना, आप भी सुन लीजिएगा। हमारे भारत देश की देशभक्ति हमारे जिस्म में, हमारे सीने में, हमारे दिमाग में होनी चाहिए। और अर्जुन खेरियल ने खुद प्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद की कविता हिमाद्री तुंग श्रृंग से शिव तांडव स्तोत्रम और आईटीबीपी फोर्स गीत से पंक्तियों से प्रेरित होकर यह गीत बनाया। और आईटीबीपी की हम बात करते हैं तो इसका पूरा नाम तो मैंने बता दिया, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स। और इसका आदर्श वाक्य क्या है? शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा। और आईटीबीपी का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में। आईटीबीपी की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुई। और वर्तमान महानिदेशक कौन है? एसएस देशवाल। तो दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है? लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। G20 भ्रष्टाचार निरोधी कार्य समूह की स्थापना कब की गई? G20 भ्रष्टाचार निरोधी कार्य समूह की स्थापना 2010 में की गई। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2010। और यह क्वेश्चन सुर्खियों में क्यों आया? क्योंकि हाल ही में केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री कौन है? केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आभासी तरीके से इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। तो देखो, केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने G20 भ्रष्टाचार निरोधी कार्य समूह, इंग्लिश में बोले तो G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक में हिस्सा लिया और इसीलिए यह सुर्खियों में आया। और G20 भ्रष्टाचार निरोधी कार्य समूह की स्थापना वर्ष 2010 में G20 देशों के टोरंटो शिखर सम्मेलन, और यह टोरंटो शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ था? 2010 में कनाडा में हुआ था। और इस सम्मेलन के दौरान इसका गठन किया गया था। और यहां जब शब्द आता है भ्रष्टाचार निरोधी कार्य समूह, तो क्या हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए कोई कदम उठाए हैं? बिल्कुल उठाए हैं। और यह देखिए, दी लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 पारित करके हमने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए यह बिल पारित किया। तो भ्रष्टाचार रोकथाम हेतु सरकार के प्रयास की बात करें तो आपको याद रखना चाहिए लोकपाल
तथा लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत संघ यानी कि केंद्र के लिए लोकपाल और राज्यों के लिए लोकायुक्त संस्था की व्यवस्था की गई है। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, हमारे भारत देश के वर्तमान लोकपाल कौन है? आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। और केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का भी गठन किया गया हमारे भारत देश में भ्रष्टाचार को रोकने के हेतु। तो सीवीसी की स्थापना फरवरी 1964 में के संथानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निरोधक समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। तो आपको यह के संथानम समिति इसके बारे में भी पता होना चाहिए। और सीवीसी का पूरा नाम है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। क्लियर? तीसरा क्वेश्चन, नवाचार की दिशा में कार्यरत प्रमुख योजना के संदर्भ में कौन सा युग्मक गलत है? यहां हमें पूछा गया है कि हाल ही में हमारे भारत देश में कुछ नए स्टार्टअप्स, कुछ नए इनोवेशंस हो रहे हैं और इनोवेशंस के चलते सरकार की कुछ ऐसी पहलें स्टार्ट हुई है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो नवाचार की दिशा में, नवाचार बोले तो इंग्लिश में इनोवेशन, तो इनोवेशन के संदर्भ में यहां पहला ऑप्शन है इंस्पायर। इंस्पायर नामक पहल क्यों शुरू की गई है? विज्ञान में प्रतिभावान छात्रों को अवसर प्रदान करना। यह ऑप्शन बिल्कुल सही है। और आपको याद भी होगा कि इंस्पायर अवार्ड के रजिस्ट्रेशन में कौन सा राज्य टॉप पर रहा, वो भी मैंने आपको बताया था। किरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लैंगिक समानता लाना, तो यह बात भी सही है। और अटल इनोवेशन मिशन, तो देश के कम विकसित क्षेत्रों में सामुदायिक नवाचार को प्रोत्साहित करने हेतु AIM यानी कि अटल इनोवेशन मिशन लॉन्च किया गया है। यानी कि सभी ऑप्शन सही है, कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है। हमारा आंसर बन जाता है इनमें से कोई नहीं। और कुछ इनोवेशंस की बात करें तो कौन कौन सी पहल स्टार्ट की गई है हमारी केंद्र सरकार की ओर से, तो इनमें से एक है इंस्पायर। इंस्पायर का पूरा नाम क्या होता है? इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च। और इस कार्यक्रम के तहत विज्ञान में प्रतिभावान छात्रों को अवसर प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद केंद्र सरकार की ओर से 10,000 रुपये छात्रों को कुछ नए साइंस एक्सपेरिमेंट के लिए प्रदान किए जाते हैं, उनके अकाउंट में जमा किए जा सकते हैं। किरण योजना की बात करें तो यह योजना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लैंगिक समानता से संबंधित विभिन्न मुद्दों, चुनौतियों का समाधान कर रही है। कौन सी योजना? किरण योजना। तीसरी एक योजना है SIH, जो हाल ही में सुर्खियों में रही थी। क्यों? SIH पूरा नाम है स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020। तो इसका आयोजन क्यों हुआ था? तो इसे डिजिटल भारत के सपने को साकार करने और युवाओं को राष्ट्र निर्माण के कार्य से प्रत्यक्ष रूप से जोड़ने के लिए यह स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का आयोजन किया गया था। और एक है अटल नवाचार मिशन यानी कि अटल इनोवेशन मिशन। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश के कम विकसित क्षेत्रों में सामुदायिक नवाचार को प्रोत्साहित करना है। तो इस तरह के कुछ नए स्टार्टअप्स, इनोवेशन के बारे में आपको यह बात याद रखनी चाहिए। और एक हाल ही में स्टार्स नामक प्रोजेक्ट भी केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया। और यह प्रोजेक्ट क्या था? इस प्रोजेक्ट को शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के तहत एक नवीन केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लागू किया जाएगा। चौथा क्वेश्चन, सुर्खियों में रहा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया किस शहर में स्थित है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया किस शहर में स्थित है? पुणे शहर में स्थित है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है पुणे। और हमारे यह सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हमारे पूरे विश्व में कुछ ऐसे टीके विकसित करने वाला विश्व का सबसे बड़ा संस्थान है। तो देखो, पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया विश्व में सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता संस्थान है और इंटरनेशनल एड्स वैक्सीन इनिशिएटिव एक गैर लाभकारी वैज्ञानिक अनुसंधान संगठन है और इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। और यहां सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और इसी के साथ IAVI दोनों ने मिलकर इस कोविड-19 के चलते एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। क्या?
हाल ही में इंटरनेशनल एड्स वैक्सीन इनिशिएटिव तथा पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी कंपनी मर्क के साथ एक समझौते की घोषणा की गई है और इस समझौते के तहत सार्स कोविड-19 2 को बेअसर करने के लिए मोनोक्लोनल इनेमल एंटीबॉडी को विकसित किया जाएगा और इसका इस्तेमाल कोविड-19 को बचाव में किया जाएगा। यानी कि कोविड-19 से बचने के लिए हाल ही में इस तरह का कदम उठाया जा रहा है और इन तीनों के बीच यह समझौता यदि सफल रहा तो हम कोविड-19 को काबू में ले सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने सीटेट और टेट प्रमाण पत्र को कितने वर्ष के लिए मान्य कर दिया है? दोस्तों, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, इनके द्वारा जो एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाती है इसके नाम है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट और दूसरी एक एग्जामिनेशन है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट और इसके जो प्रमाण पत्र जारी किए जाते थे वो पहले 7 वर्ष के लिए मान्य थे, वैध थे, लेकिन अब इसे आजीवन यानी कि जीवन भर वैध माना गया है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है जीवन भर और कोई भी सीटेट या टेट एग्जामिनेशन पास करने वाला उम्मीदवार है वो शिक्षक भर्ती के लिए वैध होता है। तो देखो, इस निर्णय के माध्यम से वे उम्मीदवार जिन्होंने सीटेट और टेट परीक्षाएं उत्तीर्ण की है वे अपने पूरे जीवन काल में शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं और इससे पूर्व इन प्रमाण पत्रों की वैधता जारी होने की तारीख से 7 वर्ष तक मान्य थी। कितने वर्ष तक? 7 वर्ष तक मान्य थी और इसे अब पूरे जीवन काल के लिए वैध यानी कि मान्य माना गया है। और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इस एक सांविधिक निकाय के रूप में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन कब अस्तित्व में आई थी? 17 अगस्त 1995 को। और एनसीटीई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? यहां इमेज में देख सकते हैं, नाम है विनीत जोशी और एनसीटीई का मुख्यालय कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में। लेकिन एनसीटीई के कुछ क्षेत्रीय कार्यालय भी है, वो कौन कौन से शहर में स्थित है? तो देखो, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मुख्यालय दिल्ली में है तथा भोपाल, भुवनेश्वर, बेंगलुरु तथा जयपुर में इसकी क्षेत्रीय समितियां है। क्लियर? छठा क्वेश्चन, साद अल हरीरी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? इमेज में देख सकते हैं, साद अल हरीरी हाल ही में दोस्तों लेबनान देश के नए प्रधानमंत्री बने। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है लेबनान और पिछले 1.5 मंथ में यह लेबनान सुर्खियों में आया क्योंकि लेबनान की कैपिटल बेरूत में जो विस्फोट हुआ इसी के चलते वहां राजनीतिक संकट भी पैदा हो गया और वहां पर इनसे पहले वहां दोस्तों वित्तीय संकट भी पैदा हो गया था और इसीलिए वहां प्रधानमंत्री हाल ही में बदल दिए गए हैं। देखो, लेबनान के राष्ट्रपति मिशेल ओन, कौन? मिशेल ओन ने लेबनान की मौजूदा राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति से निपटने के लिए नई सरकार बनाने हेतु पूर्व प्रधानमंत्री साद अल हरीरी को लेबनान के नए प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया है। और अगस्त माह में लेबनान की राजधानी बेरूत में एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ था जिसमें लगभग 200 लोगों की मौत हो गई थी और पश्चिम एशिया में भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित यह लेबनान की जनसंख्या लगभग 68.5 लाख है। और यहां आप मैप में देखें कि यहां पर है भूमध्य सागर और यहां पूर्वी तट पर स्थित है यह लेबनान देश जिसकी कैपिटल का नाम है बेरूत और यहां पर विस्फोट हुआ था। और यहां लेबनान के अगल बगल में कौन कौन से देश स्थित है? तो यहां देख सकते हैं इजराइल, जॉर्डन और सीरिया जैसे देशों से घिरा हुआ देश। लेबनान के प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? साद अल हरीरी। लेबनान की कैपिटल का नाम है बेरूत और लेबनान की करेंसी है लेबनानी पाउंड जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। सातवां क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना किसने की थी? इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स यानी कि हिंदी में कहे तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र हाल ही में सुर्खियों में क्यों रहा? क्योंकि हमारे भारत देश का नया संसद भवन बनने जा रहा है इसी जगह पर और इसलिए इसे विस्थापित करना पड़ेगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र को विस्थापित करना पड़ेगा, लेकिन इसकी स्थापना की थी हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने।
इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है राजीव गांधी। तो देखो क्या मामला है, केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित यह सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत नई दिल्ली स्थित यह इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और राष्ट्रीय संग्रहालय को दूसरे स्थानों पर स्थानांतरित किया जाएगा। इमेज में देख सकते हैं यह हमारा है राष्ट्रीय संग्रहालय यानी कि नेशनल म्यूजियम, और दोनों को स्थानांतरित किया जाएगा तो और भी जगह इसे बनवाना पड़ेगा। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र भारत सरकार द्वारा केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तहत स्थापित एक स्वायत्त संगठन है। और इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स की शुरुआत 14 नवंबर 1985 को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की स्मृति में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा की गई थी। तो किसने इसकी स्थापना की थी? राजीव गांधी ने। किसकी स्मृति में? इंदिरा गांधी जी की स्मृति में। और कौन सी यह तारीख है? 14 नवंबर 1985। और इसी के साथ राष्ट्रीय संग्रहालय यानी कि नेशनल म्यूजियम की भी बात कर लेते हैं। नेशनल म्यूजियम का उद्घाटन कब और किस राष्ट्रपति भवन में किया गया था? किसने राष्ट्रपति भवन में किया था? 15 अगस्त 1949 को भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल आर.सी. राजगोपालाचारी यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने हमारे भारत देश के यह राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय संग्रहालय का उद्घाटन किया था। और राष्ट्रीय संग्रहालय के वर्तमान भवन की नींव किसने रखी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। और वो दिनांक कौन सी थी? 12 मई 1955 को राष्ट्रीय संग्रहालय की नींव रखी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में प्राकृतिक इतिहास शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा किसकी 2 नई प्रजातियों की खोज की गई है? हमारे भारत में प्राकृतिक इतिहास शिक्षा और अनुसंधान संस्थान इसके द्वारा हाल ही में बिच्छू की 2 नई प्रजातियों की खोज की गई है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बिच्छू। और यह दोनों नई प्रजातियों को आप इमेज में देख सकते हैं। तो प्राकृतिक इतिहास शिक्षा और अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? पुणे में स्थित है। वैज्ञानिकों द्वारा बिच्छुओं की 2 नई प्रजातियों की खोज कहां से की गई है? पुणे के वरंधा घाट और सांगली के अंबा घाट में बिच्छुओं की 2 नई प्रजातियां चिरोमेचिटेस, क्या नाम है? चिरोमेचिटेस वंश की है, इसकी खोज की है। और इसी के नाम पर इसके नाम क्या रखे गए हैं? तो चिरोमेचिटेस के आधार पर यहां सी और लास्ट में जो शब्द है वो रामदास स्वामी। तो सी रामदास स्वामी जो एक यह बिच्छू की प्रजाति और दूसरी है सी, और यहां पर लिखा है पराक्रमी। तो सी पराक्रमी और सी रामदास स्वामी यह बिच्छुओं की नई प्रजाति के नाम रखे गए हैं। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में वेगा ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? वेगा एक ब्यूटी प्रोडक्ट्स कंपनी है और वेगा ने हाल ही में हमारे भारत देश के जाने माने बल्लेबाज रोहित शर्मा को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है रोहित शर्मा, और वो बन गए हैं वेगा जो एक ब्यूटी प्रोडक्ट्स ब्रांड है इसके नए ब्रांड एम्बेसडर। तो लोकप्रिय भारतीय क्रिकेटर और मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा को भारत के प्रमुख ब्यूटी प्रोडक्ट्स ब्रांड वेगा ने अपने मेंस पर्सनल ग्रूमिंग इलेक्ट्रॉनिक्स रेंज वेगा मेंस ब्रांड के लिए ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में साइन किया है। और ये रहे रोहित शर्मा। रोहित शर्मा इसके आगामी डिजिटल अभियान में वेगा मेंस रेंज के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में प्रचार करते दिखेंगे। 10वां क्वेश्चन, आईआईटी मद्रास और किस बैंक ने स्टार्टअप को फंडिंग के लिए साझेदारी की? आईआईटी मद्रास ने हाल ही में इंडियन बैंक के साथ इस तरह की साझेदारी की है क्योंकि स्टार्टअप को फंडिंग वो देना चाहते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है इंडियन बैंक्स। इंडियन बैंक्स ने आईआईटी मद्रास इनक्यूबेशन सेल के सहयोग से स्टार्टअप्स को फंडिंग करने के लिए इंडिया स्प्रिंग बोर्ड नामक पहल की शुरुआत की है। और IIMIC पूरा नाम क्या होता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, और IC का मतलब होता है इनक्यूबेशन सेल। तो देखो, चेन्नई मुख्यालय वाला बैंक का उद्देश्य IITMIC के सहयोग से स्टार्टअप के लिए वित्त पोषण के अंतर को कम करना है, और यह जब समझौता हुआ है इंडियन बैंक के साथ।
तो इसका मुख्यालय तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है। इंडियन बैंक की वर्तमान सीईओ कौन है? पद्मजा चंद्रू। और इंडियन बैंक की टैगलाइन है योर ओवन बैंक बैंकिंग दैट्स ट्विस्ट एज गुड, जो इसकी टैगलाइन है। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में के जे मोहम्मद का निधन हो गया, वह कौन थे? इमेज में देख सकते हैं के जे मोहन, जिसका निधन हो गया है। के जे मोहम्मद वो दोस्तों एक जाने माने प्लेबैक सिंगर भी थे, एक अभिनेता भी थे और एक संगीत निर्देशक भी, यानी कि उपरयुक्त सभी थे के जे मोहम्मद, जिसका हाल ही में निधन हो गया है। और देखो, प्लेबैक सिंगर, संगीत निर्देशक और अभिनेता के जे मोहम्मद बाबू का निधन, उन्हें जीरो बाबू के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने लगभग 90 फिल्मों में और विभिन्न नाटकों में गाने गाए हैं। उनकी पहली फिल्म 1964 की कुदुम्बिनी थी। कौन सी फिल्म? कुदुम्बिनी फिल्म थी। नाम मत भूलिएगा, जीरो बाबू के नाम से भी जाने जाते थे के जे मोहम्मद, जिसका हाल ही में निधन हो गया है। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना का उद्घाटन कहां से किया गया? एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना का उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड से, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तराखंड। तो देखो, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नाबार्ड के साथ साझेदारी में राज्य में एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना का उद्घाटन किया है। और नाबार्ड का पूरा नाम क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। और नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जी.आर. चिंटाला। और आदर्श कृषि ग्राम योजना क्या है? एक पहल है जो किसानों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। साथ ही किसानों को दिए जाने वाले ब्याज मुक्त ऋण की सीमा 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए तक की जा रही है। और उत्तराखंड की बात तो मैंने दोस्तों आपको कल ही की थी कि उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, उत्तराखंड की कैपिटल का नाम क्या है। लेकिन आज हम उत्तराखंड के बारे में कुछ नई जानकारी जुटा ले। औली उत्तराखंड का एक पर्यटन स्थल है। औली को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। इमेज में आप देख सकते हैं। और भारत का यह मिनी स्विट्जरलैंड इतना खूबसूरत है कि विदेशी तक यहाँ के नजारे देखते नहीं थकते। और यह मिनी स्विट्जरलैंड उत्तराखंड के चमोली में स्थित है। कहां पर? उत्तराखंड के चमोली में यह औली यानी कि मिनी स्विट्जरलैंड स्थित है। और दूसरा एक स्थान है देवप्रयाग। इमेज में देख सकते हैं, देवप्रयाग समुद्र तल से 830 मीटर की ऊंचाई पर है। और ऋषिकेश से देवप्रयाग की दूरी महज 70 किलोमीटर के करीब है। और यह खूबसूरत जगह अलकनंदा भागीरथी नदी के संगम पर बसी है। तो यहां आप देख सकते हैं, अलकनंदा भागीरथी नदी के संगम पर बसा हुआ यह देवप्रयाग। 13वां क्वेश्चन, हाल ही में सोलोमन द्वीप में भारत का अगला राजदूत किसको नियुक्त किया गया? यह सोलोमन आइसलैंड। और यहां पर हमारे भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है सुशील कुमार सिंघल को। और यहां आप देख सकते हैं, सुशील कुमार सिंघल 2000 बैच के आईएफएस अधिकारी को पोर्ट मोरेस्बी में निवास के साथ समवर्ती रूप से सोलोमन द्वीप समूह में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में मान्यता दी गई है। और वे वर्तमान में पापुआ न्यू गिनी में भारत के उच्चायुक्त के रूप में भी कार्यरत है। और सोलोमन द्वीप की बात करें तो इसकी कैपिटल का नाम क्या है? होनियारा। सोलोमन द्वीप की करेंसी क्या है? सोलोमन द्वीप डॉलर। और यहां ऑप्शन में मैंने आपके सामने 2 नाम रखे थे, रुद्रेंद्र टंडन और जावेद अशरफ। तो यह रुद्रेंद्र टंडन वो हाल ही में अफगानिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किए जा चुके हैं। तो जावेद अशरफ इमेज में देख सकते हैं, वो फ्रांस में भारत के अगले राजदूत बन गए हैं। 14वां क्वेश्चन, हाल ही में इफ्को ने किस राज्य में समन्वित खाद्य प्रसंस्करण की 2 इकाइयों का निर्माण कार्य शुरू किया है? इफ्को ने हाल ही में दोस्तों हमारे भारत देश का पहला ऐसा जैविक स्टेट, यानी कि ऐसा भारत का पहला जैविक राज्य जहां पर यहां खाद्य प्रसंस्करण की 2 नई इकाइयों का निर्माण कार्य शुरू हुआ है। और इस स्टेट का नाम है सिक्किम। क्या? सिक्किम। और यहां पर पढ़िए, दुनिया का पहला जैविक राज्य है सिक्किम। और यहां पर इस तरह की
पहल शुरू की गई है इफ्को और इसी के साथ सिक्किम इफ्को ऑर्गेनिक्स के द्वारा। तो देखो, सिक्किम में जैविक खेती और आहार उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारतीय किसान उर्वरक सहकारी संघ यानी कि इफ्को ने सिक्किम इफ्को ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के साथ पूर्वी सिक्किम में रंगप्पो में समन्वित खाद्य प्रसंस्करण की 2 इकाइयों का निर्माण कार्य शुरू किया है। और यहां जब जिक्र किया गया है सिक्किम का, तो यहां मैप में देखें कि एक तरफ चीन, दूसरी तरफ नेपाल और तीसरी तरफ भूटान देश से सटा हुआ यह सिक्किम राज्य। और सिक्किम का गठन 16 मई 1975 को हुआ। सिक्किम की कैपिटल का नाम है गंगटोक और सिक्किम के वर्तमान मुख्यमंत्री है प्रेम सिंह तमांग और सिक्किम के राज्यपाल कौन है? गंगा प्रसाद। और तिब्बती भाषा में सिक्किम को चावल की घाटी भी कहा जाता है। क्या? चावल की घाटी। 15वां क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया गया? यूनो डे प्रतिवर्ष मनाया जाता है 24 अक्टूबर को और कल ही 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस डे मनाया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, 24 अक्टूबर यूनो डे। तो संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र को तैयार किया गया था इसी दिन 24 अक्टूबर 1945 को इसे लागू किया गया था और इस तरह 24 अक्टूबर को प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस की 75वीं वर्षगांठ थी। कितनी? 75वीं वर्षगांठ 2020 में मनाई गई है यूनाइटेड नेशंस की। और इसीलिए आपको याद रखना है यूनाइटेड नेशंस के बारे में। कोरोना वायरस महामारी आज दुनिया के लिए एक बड़ा संकट बनकर उभरी है। तो संयुक्त राष्ट्र दिवस 2020 के लिए इस बार की थीम क्या रखी गई है? द फ्यूचर वी वांट, द यूएन वी नीड, रीअफर्मिंग आवर कलेक्टिव कमिटमेंट टू मल्टीलेटरलिज्म, जो इस साल की थीम रखी गई है। और दोस्तों, यूनाइटेड की कौन कौन सी शाखाएं हैं? यूनाइटेड के वर्तमान महानिदेशक कौन है? मैंने आपको कई बार बताया। यदि आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, निम्न में से किस अधिनियम को जम्मू कश्मीर में लागू किया जाएगा? धारा 370 हटने के बाद अब वहां पर पंचायती राज व्यवस्था लागू की जाएगी। लेकिन पंचायती राज अधिनियम 1989 जम्मू कश्मीर में अब लागू किया जाएगा। इसी के चलते वहां पर स्थानीय चुनाव का आयोजन भी होगा और ग्राम, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यहां चुनाव होंगे। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन बी। लगभग सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। हमारे कुछ सब्सक्राइबर फ्रेंड हैं, उनके नाम लेना मैं चाहूंगा। वो है कन्हैया लाल, एवरी सक्सेस एग्जाम स्टडी, उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। संदीप उपाध्याय, उचित विरमगामा, जाला दलपत्सी, राजेश कटारा, नीलेश पाटनवाड़िया, विश्व मेवाड़ा, प्रफुल्ल ठाकरे, रितेश कुमार पंडित और तुषार ओझा, इन सभी दोस्तों ने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। साथ साथ गोहिल उर्मिलाबा, वाला संजय, भावना रोहित फ्रॉम नडियाद से, परमार शैलेश जे फ्रॉम डीसा कांट से और इसी के साथ साथ किरण भाई कोडारवी, चेतन जे राजपूत, सदीक दीवान, मौलिक ठाकुर, पंचाल कंदरप, जल्पा राणा, मुकेश आश्रे और चौधरी भरत, सभी दोस्तों को सही आंसर देने के लिए दिल से थैंक यू। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। आसन कंजर्वेशन रिजर्व निम्न में से किस राज्य का पहला राम स्थल बना? आसन कंजर्वेशन रिजर्व किस राज्य का पहला रामसर साइट बना? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर और आंसर देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों, इस राज्य के बारे में मैंने कल भी बताया था, आज भी बता दिया है। आपको याद है तो डिटेल में लिखिएगा आंसर, और एक बार जो आप लिख देंगे फिर आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। और वीडियो आज का अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, एनर्जेटिक लगा है तो लाइक कीजिए और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो के लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।